Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In some of the previous lectures, we study about how the cyberspace is evolved and what are the importance of the cyber law. And in particularly, previous lecture we study about the 9 pillars of India, digital India, and how it is helpful to us and what are the laws to secure them. So now we are going to study about the cyber crime and offenses. So as we all know कि vast use of the internet, our life is changed, right? कि हमारा जो डेटा है, जो पहले हम पेपर फॉर्म में स्टोर करते थे, उसकी जगह अभी यूजिंग ऑफ द कंप्यूटर्स वी आर स्टोरिंग अवर डेटा, वी आर क्रिएटिंग और वी आर ट्रांसमिटिंग अवर डेटा और information in a electronic form rather than a traditional papers form or documents. Okay, so wide use of the computers and the internet, there are some misbehavious activities or some people doing such criminal activities by using the साइबर साइबर स्पेस मीन्स बेसिकली इंटरनेट, उसके थ्रू वो लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है और अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है एंड बेसिकली दे आर हार्मिंग अनदर पीपल. Okay, so to handle that, to solve that, there are they have defined these crimes in some particular forms as well as जैसे crimes है उनके according उसके लिए कुछ ऑफेंसेस बनाए गए, मीन्स कुछ लॉ बना गया कि हमको उसको फॉलो करना है ताकि हम ये जो क्राइम हो रहा है उसको या तो स्टॉप कर सकते हैं या उसको कंट्रोल में ला सकते हैं. ये सो गवर्नमेंट defined some crimes, cyber crimes, and regarding that they have put some laws. So first पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ पास हुआ दैट इज इंडियन आईटी एक्ट 2000, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन एक्ट 2000 जिसको हम भी स्टडी कर रहे हैं. एंड ये सेम कंसेप्ट कंसेप्चुलाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि जैसे हमारी कंट्री का ये लॉ है आईटी एक्ट 2000, सिमिलरली अदर कंट्रीज में भी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए गए और उसको अप्लाई किया जाता है. वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, this IT Act 2000 is widely increasingly uses in India. मीन्स कि अगर कोई पेपर है, कोई वर्क है, आपका कोई डेटा है, उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको स्टोरेज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, और उसमें अगर कोई चेंज होता है इन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन कंट्री और उसके थ्रू अगर कोई क्राइम हैपन होता है देन वी आर परफॉर्मिंग दिस आईटी एक्ट 2000 और इसके अंडर जितने सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. सो उसके अलावा this act further amends the Indian Penal Code 1860, the Evidence Act 1872, the Bankers Books Evidence Act 1891, and the Reserve Bank of India 1934. There are some other laws too. So in this cybercrime and offenses, there are some offenses considered कि अगर cyber crime अगर होता है so वो किस चीज के थ्रू हो रहा है या तो किस टाइप के थ्रू हो रहा है और what are the technical terms we are using for this cyber offenses. So in that first one is unauthorized access of the computers, कि किसी की authority के बिना आप उसका computers और लैपटॉप पीसी या कोई डिवाइस एक्सेस कर रहे हो, so that is comes under cyber crime. Second one is data dealing, कि unnecessary data के साथ आप कुछ छेड़खानी कर रहे हो. Then virus and bombs के through attack होता है which is very common nowadays. Everyone must heard about this virus and bombs attack, कि आपके मेल में या तो आपके टेक्स्ट में एक लिंक आता है एंड इफ यू आर ओपन दैट लिंक सो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में, आपके सिस्टम में और इन योर मोबाइल वायरस या तो वर्म अपने आप एंटर करता है एंड देन इट स्टोर्स योर डेटा. देन थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, hacking is also very common nowadays. Okay, right? Then denial of attacks, logic bombs, Trojan attacks, internet time theft, web hacking, email bombing, salami attack, physical damaging computer system. So many of these offenses or many of these crimes you heard about this. So
हाउ लॉजिक बॉम्ब वर्क्स मीन्स कि लॉजिक बॉम्ब किस टाइप का अटैक है विच इज नॉट वेरी कॉमन, क्योंकि आपने वायरस के बारे में वायरस के बारे में, वॉर्म्स के बारे में, हैकिंग के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में ये सब सुना होगा, बट लॉजिक बॉम्ब इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट। तो लॉजिक बॉम्ब में क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specific time conditions are met. Example is like if you have an regarding file. So in that salary database, they put a trigger on the starting of that file. So whenever the condition should match, that that should be automatically terminated. So that is the kind of logic bomb. So it could be happened by any kind of the form, PDF file, text file, or your messages, or any other files. So logic bomb works like that. Then webjacking. You might heard about hijacking, right? कि everyone turn heard this term hijacking, right? जो physical word है और जो use होता है like aeroplane hijacking, bus hijacking. Similarly web hijacking होता है, but web hijacking में क्या होता है कि जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उस किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे हाईजैक करेगा। मीन्स वो डेटा वहां पे उस वेबसाइट का जो भी डेटा है उसको वो चेंज कर सकता है, उसको वो यूज कर सकता है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है, उसकी उसमें वो पासवर्ड स्निफिंग कर सकता है। सो जिस पर्सन का वो वेबसाइट डेवलप किया होगा वो यूज नहीं करेगा, बट कोई और उसका वो पूरा एक्सेस ले लेगा। Okay, so that is the web hacking. So these are the type of the cyber offenses or cyber criminals. So how we can include these offenses in the IT Act 2000 कि किस तरीके से कौन से सेक्शंस है और कौन से स्टेप्स लिए हैं टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द साइबर क्राइम्स। मीन्स IT Act 2000 इज अ लॉ कि जिसके थ्रू हम ये जो सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। So in that first one is tampering with the computer source document. Okay, कि कोई ऐसे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स है जिसके साथ टेम्परिंग हो रही है, राइट? सो दैट इज कम अंडर द सेक्शन 65 इन आईटी एक्ट 2000 कि अगर कोई पर्सन आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंटेंशनली और जानबूझ के कोई फाइल या कुछ चीज है उसको डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है, उसको अलर्ट करने की ट्राई करता है, उसको अल्टर चेंज करने की ट्राई करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ट्राई करता है, तो उसके लिए आईटी एक्ट 2000 में पूरा लॉ है, सेक्शन है 65 और उसके अंडर उसको पेनल्टीज भी मिलती है। उसके अंदर उसको माइट बी पॉसिबल है फाइन भी लग सकता है, एंड माइट बी पॉसिबल है कि ये जो पेनल्टीज लग रही है, फाइन लग रहा है, उसके अलावा उसको जेल भी हो सकती है, एंड माइट बी पॉसिबल कि अगर वो क्राइम बहुत बड़ा है तो उनको बेल भी नहीं होगी। सो इनकी जो पेनल्टीज है दैट इज अप टू द 3 years और माइट बी मोर देन दैट, एंड उसको अप टू 2 lakhs तक का फाइन भी पड़ सकता है। विल सी दैट फर्दर इन नेक्स्ट टॉपिक कि कितनी पेनल्टीज है, कितने फाइन लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस, मींस अकॉर्डिंग टू दिस ऑफेंसेस। सो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ केसेस है विच इज ओपन टू द पब्लिक कि कौन से केसेस हुए हैं। तो वन इज फ्रियोस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक केस है जो टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के सेक्शन के बिलो आता है। इस केस में कैसा था कि किसी पर्सन ने अपना एक एप्लीकेशन डिक्लेयर किया था, उसका नाम था फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसने प्रोटेक्टेड सिस्टम से रखा था, बट some other person change the data or change the software data under the section 70, and the code upheld the validity of both. So वो पूरा जो केस था दैट इज कम अंडर दिस टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। वैसे ही दूसरा एक केस था
पार्लियामेंट अटैक केस जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट हाउस में। उनके जो डिजिटल एविडेंस थे, मीन्स द डिजिटल एविडेंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस prosecution, and the accused argued that the computers in the evidence can easily be tampered and should be not relied। कि पार्लियामेंट में एक जो टेररिस्ट अटैक के रिगार्डिंग एक डेटा था 13 दिसंबर 2001 में, उस केस में टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन का यूज किया गया था। लाइक सो दिस इज द वन सिनेरियो। सेकंड वन इज हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, कि अगर आप किसी की कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी सेक्शन है, वो ऑफेंस है। उसके भी 2 से 3 केसेस है जो इंडिया में हुए हैं। वन इज फ्रॉम आर वर्सेस गोल्ड एंड श्रीफंड, ये केस हुआ था। सेकंड है आर वर्सेस विटली का केस, कि इस केस में अक्यूज ने अनऑथराइज एक्सेस गेन किया था फ्रॉम द जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क के थ्रू, एंड उनकी फाइल में कुछ एडिट्स किए थे, कुछ पासवर्ड्स चेंज किए थे, और कुछ चीजें थी जो अनऑथराइज यूजर्स ने एक्सेस की थी। सो ये केस है। उसके अलावा एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक्ड हुई थी, वो एक केस है कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र वाज हैक्ड बाय हैकर्स कुल Al Jazeera, and they claim that that hacker is from the Saudi Arabia। So hacking with the computer system, कि किसी और कंट्री में कोई पर्सन बैठा है और उसके थ्रू वो वेबसाइट को हैक कर सकता है, किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, राइट। सो दैट इज अनदर ऑफेंस इन अवर आईटी एक्ट 2000, कि जिसके रिगार्डिंग हम एक्शंस ले सकते हैं। Then third one is कि publishing of information which is obtained in the electronic form, कि कुछ मीन्स कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दैट वी आर पब्लिशिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। okay, so there is a one case laws regarding this publishing of information which is obtained in electronic form, that is case है इसका एक, the state of Tamil Nadu versus सुहस कट्टी। so एक ऐसा केस बना था इंडिया में which is come under this section। then after that the power of controller to give direction of the controller to a subscriber and to exchange facilities of the decrypt information, की कोई important information है and वो सब्सक्राइबर उसकी फैसिलिटीज जितनी अवेलेबल है उससे बियॉन्ड जाके वो इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर रहा है। देन प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, की हमारी जो सिस्टम्स होती है, आप जो डिवाइसेस यूज करते हो, फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, सो हाउ टू प्रोटेक्ट दैट सिस्टम्स, उसके लिए भी एक लॉ है। एंड अंडर दैट there are some important things considered in this law। then penalty for मिसरिप्रेजेंटेशन, की कोई चीज है जिसको आप करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम इश्यूज आर अकर, सम crime is occurred, so we can offense that with this IT Act 2000। So according to that we have means the law considered some penalties or some imprisonment which is comes under IT Act 2000। After that there is a penalty for breach of confidentiality and privacy। Nowadays confidentiality and privacy is the most priority thing while we are using the internet। so obviously कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है, उसकी जो फोटोग्राफ्स है, या कोई ऐसे फाइल्स है, बैंक स्टेटमेंट के फाइल्स है या कंपनी के फाइल्स है, so उनकी confidentiality ब्रेक नहीं हो, ब्रीच नहीं हो, that is the important thing। so for that there is a penalty for breach of confidentiality and privacy। after that penalty for publishing digital signature certificate falls in certain particulars। we study about the digital signature, right? so this digital signature certificate concept is widely used nowadays
days in some other countries as well as in our country. So अगर उसके साथ कोई सर्टेन पर्टिकुलर इसको फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके थ्रू कोई क्राइम हो रहा है, सो फॉर दैट देयर इज अ वन सेक्शन. देन आफ्टर दैट पब्लिकेशन फॉर फॉरेन पर्पसेस, देन act to apply for offense and convention committed outside India. Ki if some crime is happened outside of the India, sorry, some crime is have happened in the boundaries of India, but that is actually committed from the outside of India. कि suppose कोई person US में बैठा है और using some gadget, some devices, they are doing some criminal activity which is to another person who is in India. कि वहां से बैठे बैठे यहाँ पे किसी को कोई ऐसी एक्टिविटी उसने परफॉर्म की कि उसके बैंक के मनी ट्रांसफर कर दी, या तो उसके पर्सनल डेटा है, जैसे मैंने बोला कि पर्सनल फोटोग्राफ्स है, पर्सनल वीडियोस है, उसके साथ वो कोई छेड़खानी करता है, उसके साथ वो कोई मिस इंटरप्रिटेशन करता है, सो उसके लिए भी एक्ट है. देन पेनल्टीज और confiscation not to interfere with other punishments, confiscations, power to investigate offences. So these are all the offences which is comes under IT Act 2000. We'll see that कि इन offences के according उनकी क्या penalties है, उनके उनको कितना जेल हो सकता है, और क्या क्या steps लिए जाता है under this different section of IT Act 2000. हमने already देखा है कि ये सारे जो ऑफेंसेस है, ये जो सारे साइबर क्राइम्स है, वो कैसे होता है, उसका पूरा कैसे हैपन होता है. कि सपोज टेम्परिंग विद डेटा हो रहा है तो उसमें वो पर्सन क्या करता है, राइट, या तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है तो वो कैसे होती है. ये ऑल दैट थिंग्स आर कवर्ड इन IT Act 2000 previous videos. Okay, so after offenses and cyber crime and offenses, there is an टॉपिक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स लाइबिलिटी. नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स लाइबिलिटी मीन्स कि अभी आप ये सारी चीजें है, आईटी लॉ जो बना है बिकॉज ऑफ द साइबर, एंड साइबर मीन्स इंटरनेट, कि हम इंटरनेट का वाइडली यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें अक्कर हो रही है, और उसके लिए हम किसी न किसी टाइप की नेटवर्क सर्विसेज यूज करते हैं, राइट. कि मीन्स बेसिकली आप जो कंपनी का नेटवर्क यूज करते हो, जैसे कि काफी बड़ी कंपनीज में हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, सो दे आर प्रोवाइडिंग वाईफाई, सो ऑब्वियसली वो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो चीज कंप्लीट कर रहे हैं. और इफ वी आर यूजिंग इट इन आवर पर्सनल मोबाइल फोन, राइट, कि अगर मैं मेरे मोबाइल फोन में कोई नेट यूज कर रही हूँ, जियो का है, वोडाफोन का है, बीएसएनएल का है, एयरटेल का है, तो वो जो सारे कंपनीज है वो मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड करता है. तो वो क्या हुए, एक टाइप के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, इफ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको पता होता है, स्टिल दे आर नॉट taking some actions and taking certain things to secure privacy or a crime, कि they are very well known about the thing कि ये crime उनके network services के थ्रू हो रहा है, but still they are just going with the flow and they don't inform police or an courts कि ऐसा कोई crime हो रहा है. ऐसे कुछ जो crimes हुए हैं through the network service providers, उनके बारे में यहाँ पे शो किया गया. अभी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मीन्स कि a network service provider means any person who provide access to information service in electronic form. कि हम जो भी ये डेटा कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, तो जो मैसेज पास ऑन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का हिस्सा आता है. सो वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर पाओ. तो एट दैट टाइम अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, ओके, तो उसके लिए
नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या क्या केसेस बने थे या कैसे हम उसमें आईटी एक्ट लॉ ला सकते हैं। तो ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मीन्स जो वाईफाई प्रोवाइड्स करते हैं, जीटीपीएल का वाईफाई है, फिर सिस्को का वाईफाई है। एंड माइट बी पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू द एरियाज, जितने एरियाज है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वाईफाई प्रोवाइडर्स होंगे, राइट। फिर सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, जैसे मैंने बोला कि आप जो भी कार्ड यूज कर रहे हो, वोडाफोन है, जियो है और एयरटेल है और एनी अदर कार्ड, तो उसका खुद का मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होता है। फिर कस्टमर एक्सेस सर्विस, मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, ये सारी चीजें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में इंक्लूड हो जाती है। तो टू परफॉर्म द टास्क or to provide the access to the network, they act as an intermediary between an originator and the addresses with respect to any other particular electronic message। मीन्स कि हमारा जो मैसेज यहाँ से वहाँ पास ऑन हो रहा है, उसमें हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की अगर हमें परमिशन नहीं है या तो एक्सेस नहीं है, तो यहाँ से वहाँ वो मैसेज पास नहीं हो सकता। उसके लिए हमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। एंड लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आईएसपी मीन्स कि हम उसको कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, एंड इफ इट इज हैपनिंग सो कैसे हैंडल हो सकता है। सो आईटी अमेंडमेंट बिल 2008 में दे हैव पुट सम ग्राउंडेड रूल्स टू दिस कि अगर ये जो थर्ड पार्टी है हमारा आईएसपी, अगर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इफ उसके थ्रू कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन लिंक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, so how to uh, solve that, how to handle that transmission, either it is permanent or either it is temporarily, कि temporarily store कर रहे हो, temporarily उसको deny कर रहे हो, so उस पे क्या क्या ड्यूटीज और आप कैसे उसको एक्ट कर सकते हो with IT Act 2000। So, this ISP liability means responsibility of this law by the network service provider, that is come under section 79 of IT Act, okay? And it is still enforcing, means कि ऑलरेडी सेक्शन 79 इंट्रोड्यूस किया गया है, बट उसमें अभी भी बदलाव आ रहा है कि इफ हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा, या तो आपका कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर हो रहा है, या कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है, या तो उस गवर्नमेंट एजेंसीज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, आपका डेटा कम्युनिकेशन अकर हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, उसको इंटरमीडिएटली हैंडल करते टाइम इफ सम अनलॉफुल एक्ट हैपन होता है, देन दैट इज कम अंडर द सेक्शन 79। सिमिलरली जैसे इंडिया में आईटी एक्ट 2000 है, और उसके थ्रू ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ केसेस होंगे जो सॉल्व किए गए होंगे। सिमिलरली यूएस का एक केस है कि यूएस कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाया है, जैसे इंडियन आईटी एक्ट 2000 है, सिमिलरली यूएस के कुछ रूल्स है कि अगर उनको वो फॉरबिट करता है, उनको डिनाई करता है, राइट, तो उन पे पर्टिकुलरली ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं कि उसकी लायबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। वैसा एक केस है डीओई वर्सेस अमेरिका ऑनलाइन इंक्रीमेंट, कि एक प्लेनटिफ करके पर्सन था, प्लेनटिफ रुसेल, और एक एओएल करके कंपनी थी। अभी रुसेल ने क्या किया कि एओएल जो सब्सक्राइबर है उनका सर्विस, ये नेटवर्क सर्विस यूज करके, उनके चैट रूम्स यूज करके उसने अपने वीडियो टैब्स एंड फोटोग्राफ्स उस साइट्स पे अपलोड करने की परमिशन ली एओएल से, और एओएल ने वो परमिशन ग्रांट कर दी। सो एओएल को पता था कि देयर आर सम मिसबिहेवियर्स एक्टिविटीज हैपन, मीन्स जो लॉ के खिलाफ थी, फिर भी वो रुसेल वो परफॉर्म कर रहा था, बट एओएल ने उस पे कोई उस टाइम पे कोई कंप्लेंट्स नहीं किया पुलिस में, या तो कोर्ट में कोई अपील नहीं किया, एंड वो अनफुल एक्टिविटीज को उसने सपोर्ट किया और वैसे ही चलने दिया। सो सम पर्सन हैज
gone to the सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्लोरिडा में सेक्शन 230 के अंडर AOL कंपनी पे केस किया, ना ही कि उसके सब्सक्राइबर पे, क्योंकि जो गलती हो रही थी दैट इज डन बाय द रूसेल, बट रिस्पॉन्सिबल इज द AOL कंपनी जो हमें नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था. तो दिस इज द वन केस कि जिसमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर था उनका फॉल्ट था. तो ऐसे भी एक और केस है गॉडफ्रे वर्सेस डीमन का, कि सेम एक जो ये यूके यूएस सिटीजन है, उन्होंने soc.culture.ai वेबसाइट पे अपना डेटा पुटअप किया था और किसी ने उसको बोला कि आप ये यहाँ से इस डिस्प्ले से ये डेटा हटाओ, दिस इज नॉट देन करेक्ट पोस्ट. उन्होंने कंप्लेन किया कि प्लीज रिमूव दिस, बट देयर आर नॉट नेसेसरी स्टेप टेकन बाय द दैट पर्सन, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर था. तो व्हाट हैपन, जो डीमन है दैट इज applied in the court and then it will furtherly proceeded, and जो भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर था उस पे लाइबली प्रोवाइड लाइबिलिटी लगा एंड उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया. सो that is happened in Defamation Act 1996. so whenever we are using our इंटरनेट, तो हमारे जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका भी बहुत हाथ होता है. सो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट देयर सर्विसेज, कि हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो कौन सी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, इफ दे आर नॉट टेकिंग केयर कि कोई हैकर और सिंपल पर्सन ही है, अगर वो सीख रहा है तो उसकी सर्विस के थ्रू अगर वो अलाउ कर रहे हैं और उसके लिए मेजर इशू बन रहा है, देन दे शुड बी केयरफुल अबाउट इट. अदरवाइज इंडियन एक्ट आईटी 2000 में भी एक सेक्शन है जिसके तहत हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है उस पे भी एक्शंस ले सकते हैं. okay, so that's it about today's lecture. If you guys have any doubt, please put your question in below comments. Thank you.